नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस और आरओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 45 जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रखे हैं। इसमें अच्छे से समझने की कोशिश करना और सभी को साथ ही साथ करते रहना मेरे साथ। देखो, अब इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारणों का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से संबंधित है। इसे अच्छे से करने की कोशिश करना। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है मुद्रास्फीति का, निश्चित क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो, पहले कथन देखते हैं इसमें कि मुद्रास्फीति की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित माप थोक मूल्य सूचकांक आधारित माप से अधिक व्यापक है। देखो, ये दोनों माप यानी मुद्रास्फीति को मापने के लिए ये सूचकांक है। एक है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और एक है थोक मूल्य सूचकांक। तो इन दोनों में से ये देखना है क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अधिक व्यापक है थोक मूल्य सूचकांक से। और इसमें कारण है थोक मूल्य सूचकांक आधारित माप में सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को शामिल नहीं किया जाता है। देखो, अगर इसमें आपको कारण पता होगा, कारण को आसानी से कर लोगे आप, तो इसको कथन को भी कर लोगे, यानी कारण के ऊपर डिपेंड है ये क्वेश्चन। देखो, थोक मूल्य सूचकांक आधारित माप में सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को शामिल नहीं किया जाता है, तो कारण तो इसका 100% सही है। लेकिन ये जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसमें सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। सेवाओं के साथ साथ इसमें कीमतों में होने वाले परिवर्तन को भी शामिल किया जाता है। यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अधिक व्यापक है होलसेल के मुकाबले। क्यों व्यापक है? क्योंकि इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को शामिल किया जाता है, जबकि जो थोक मूल्य सूचकांक है इसमें सेवाओं की कीमतों को शामिल नहीं किया जाता है। तो समझ सकते हो, ये दोनों ही कथन और कारण बिल्कुल सही हैं और स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो, बात करें WPI की, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स की, यानी थोक मूल्य सूचकांक की। इसको कैलकुलेटेड किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा। देखो, इसका बेस ईयर है 2011-12, याद रखना 2011-12 बेस ईयर है। और CPI का भी बेस ईयर 2011-12 ही है। वैसे तो दोनों का 11-12 है, आसानी है, याद कर लेना। देखो, इसमें WPI में जब हमें इसकी माप करते हैं तो WPI को वीकली और मंथली दोनों प्रकार से कैलकुलेटेड किया जाता है। इसमें सर्विसों को यानी सेवाओं को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। और WPI में 697 वस्तुओं को मापा जाता है। ठीक है, याद रखना, यानी 697 वस्तुओं को कवर किया जाता है इसमें। और देखो, उसके बारे में बात करें CPI के बारे में, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में, यानी हिंदी में कह सकते हो इसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसको कैलकुलेटेड किया जाता है NSO के द्वारा। ठीक है, CPI को NSO के द्वारा और WPI को ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा। बेस ईयर दोनों का सेम है, 2011-12। ठीक है, इसमें सेवाओं और वस्तुओं दोनों को शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है, याद रखना। और CPI को मंथली कैलकुलेटेड किया जाता है, लेकिन WPI को मंथली और वीकली दोनों प्रकार से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी कथन और कारण है। देखो, कथन पहले, हीनार्थ प्रबंधन में मुद्रास्फीति होती है। हीनार्थ प्रवर्धन से मुद्रास्फीति होती है क्या? और कारण कहता है इसे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। क्या यह सही है? इसमें देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको करने से पहले यह समझ लो पहली बार तो कि हीनार्थ प्रबंधन किसे कहते हैं। देखो, जब सरकार का बजट घाटे का होता है, या फिर ऐसे कह सकते हो, यानी जब सरकार के बजट में व्यय अधिक होता है लेकिन जो आय होती है वो कम होती है, तो जो घाटा होता है उसकी पूर्ति के लिए या तो केंद्रीय बैंक से उधार लिया जाता है या फिर अतिरिक्त मुद्रा का निर्गमन, यानी मुद्रा छापी जाती है, तो उससे इस घाटे की पूर्ति की जाती है। तो उस व्यवस्था को घाटे की वित्तीय व्यवस्था या फिर हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ लेना। तो देखो, ऑप्शन ये है इसमें, हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है। कारण है इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। तो देखो, ये दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं दोनों कथन। यानी हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति हो जाती है। देखो, सरकार जब अपना जो आधिक्य व्यय होता है, यानी अधिक व्यय हो जाता है, प्राप्ति से अधिक हो जाता है, यानी प्राप्ति कम होती है, तो उसको पूरा करने के लिए सार्वजनिक ऋण लेती है। तो समझ सकते हो, या फिर और मुद्रा छापती है,
तो समझ सकते हो उससे मुद्रास्फीति भी होती है और इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। तो समझ सकते हो, देखो ये दोनों ही सही हैं और कारण जो है इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? क्या आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, राष्ट्रीय आय का कम साम्यक यानी इक्विटल वितरण, इन दोनों में से बताओ कौन सा सही है। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो इसमें पहला है कि आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना। देखो ये पहला बिल्कुल गलत है, आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना। देखो आर्थिक वृद्धि दर के बारे में इसमें समझो कि जब किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर में कमी होगी तो आर्थिक मंदी को दर्शाएगी, आर्थिक मंदी को। तो समझ सकते हो ये तो गलत है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है, तो आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, क्या ये सही है? तो ये तो पहला तो गलत है, यानी किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर में कमी होगी तो वह आर्थिक मंदी को दर्शाएगी। तो समझ सकते हो इसमें पहला गलत है। दूसरा इसमें राष्ट्रीय आय का कम सामयिक यानी इक्विटल वितरण। देखो ये पहला सही है, क्योंकि किसी देश, ये दूसरा सही है, पहला नहीं सॉरी दूसरा सही है इसमें, क्योंकि किसी देश के कर से सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कमी राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण दर्शाती है। देखो आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि देश में संग्रहित कुल कर तथा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को कर जीडीपी अनुपात कहा जाता है। दोबारा समझ लो कि किसी देश में संग्रहित कुल कर तथा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को क्या कहा जाता है? कर जीडीपी कहा जाता है। तो समझ सकते हो ये दूसरा 100% सही है, पहला इसमें गलत है। पूछा है इसमें कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, केवल 2 सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा कठिन लेवल का है, इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। वैसे इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन डी दिया हुआ है इसमें। ऑप्शन डी में देख लो, आरएनए पॉलीमरेज, इसका उपयोग पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में नहीं किया जाता है। तो समझ सकते हो इसका सही जवाब तो ये है ऑप्शन डी, क्योंकि ये गलत दिया जाता है। देखो गलत दिया हुआ है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज का जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है किसमें? आरएनए के निर्माण में किया जाता है, बंधों के निर्माण को उत्प्रेरित करने के लिए। तो समझ सकते हो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इतना ही समझ लो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना भी करो तो बात कोई दिक्कत नहीं है इसकी। देखो क्वेश्चन नंबर 5, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? लेजर प्रिंटर में कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर या उत्तेजयी लेजर? देखो लेजर प्रिंटर में अर्धचालक लेजर जो है ये प्रयुक्त होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्धचालक लेजर का प्रयोग होता है लेजर प्रिंटर में। अक्टूबर 2020 में अगरकर अनुसंधान संस्थान ARI के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई गेहूं की किस्म है? अगरकर अनुसंधान संस्थान ARI के वैज्ञानिकों ने विकसित की है गेहूं की किस्म, इन चारों में से बताओ कौन सी है? देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, MACS 6478। यह गेहूं की नई किस्म है और अगरकर अनुसंधान संस्थान यानी ARI के वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया है। आगे देखते हैं। अब देखो कथन और कारण देख लो। कथन है पहले इसमें, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है और उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो इन दोनों में बताओ कौन सा सही है? देखो उच्चतर तापमानों पर बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, इस वजह से ये पहला तो इसमें 100% सही है। ठीक है, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, पहला बिल्कुल सही है। देखो रासायनिक अभिक्रिया की गति, प्रतिकारकों के सांद्रण, उसके अलावा ताप, भौतिक अवस्था और भौतिक अवस्था के साथ साथ जो प्रतिकारकों की प्रकृति होती है उस पर भी निर्भर करती है। तो समझ सकते हो ये पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा है इसमें उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है, तो देखो ये दूसरा भी सही है।
यानी सामान्यतः प्रतिकारकों का ताप यानी सामान्यतः प्रतिकारकों का जो ताप है जितना अधिक होता है उनकी प्रतिक्रिया उतनी ही तीव्र होती है। तो समझ सकते हो उच्चतर तापमानों पर आणविक गति जो है और द्रुत हो जाती है। तो ये दोनों ही सही हैं और इस वजह से ये व्याख्या भी हो रही है इसकी स्पष्ट रूप से। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें, यह विद्रोह 1812 ईस्वी में भारतीय जमींदारों के विरुद्ध किया गया था और यह विद्रोह महाराष्ट्र तथा राजस्थान के क्षेत्र में हुआ था। और इन दोनों में से बता दो कौन सा सही है। क्या 1812 में हुआ था ये? तो देखो मेरे मुंह से ही निकल गया, छोड़ो, ये पहला गलत है इसमें। ये भील विद्रोह जो हुआ था 1818 में हुआ था, ठीक है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध किया गया था। और देखो इस विद्रोह में प्रमुख रूप से नेतृत्व जो किया गया था वो सेवाराम के द्वारा किया गया था भील विद्रोह में। और देखो भील जाति के लोग जो थे ये पश्चिमी तट पर कह सकते हो एक खानदेश जो है खानदेश उस क्षेत्र में निवास करते थे और ये उन्हीं के द्वारा किया गया था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध किया गया था। काफ़ी फेमस विद्रोह था भील विद्रोह, 1818 में किया गया था। दूसरा है ये विद्रोह महाराष्ट्र तथा राजस्थान के क्षेत्र में हुआ था। देखो ये दूसरा सही है इसमें। और ये कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र और राजस्थान के क्षेत्र में हुआ था, बताया मैंने अभी, पश्चिमी तटों पर, पश्चिमी क्षेत्र में। तो उसी हिसाब से समझ सकते हो, जैसे महाराष्ट्र पश्चिमी तट पड़ता है उस साइड में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कथन और कारण है। कथन देखते हैं पहले। आधुनिक भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह विशिष्ट स्थान रखता है। कारण है इसमें, इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ माना जाता है। बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है। देखो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं और ये स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ माना जाता है। किससे? 1857 के विद्रोह से। और आधुनिक भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह विशिष्ट स्थान रखता है। तो ये दोनों ही सही हैं और इसकी स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या भी हो रही है, ठीक है। देखो 1857 के विद्रोह के कारणों में देखेंगे हम तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और इसके अलावा धार्मिक तथा और बात करें तो इसमें तात्कालिक जो कारण थे वो काफ़ी प्रमुख थे। देखो वीडी सावरकर ने 1857 के जो विद्रोह हुआ इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर के द्वारा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। ये पूछा जाता है किसने कहा था भारतीय स्वतंत्रता का, यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को, तो वीडी सावरकर ने कहा था, याद रखना। तो इसका ये ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा सूर्यास्त कानून लागू किया गया था? देखो ये महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लो इस पर। किस गवर्नर जनरल ने सूर्यास्त कानून लागू किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। देखो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड रिपन। देखो सूर्यास्त जो कानून था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सूर्यास्त कानून को चालू किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, इसी ने इसको लागू किया था। देखो इसने इस कानून को 1794 में बनाया था, 1794 में, याद रखना। देखो इस कानून के बारे में बात करें कि जैसे पूर्व में जो तिथि घोषित कर दी जाती थी, यानी जो तिथि घोषित कर दी जाती थी लगान के लिए, समझ सकते हो, अगर कोई जमींदार उस तिथि के सूर्यास्त होने तक अगर सरकार को लगान नहीं देता था तो उसकी जो जमींदारी थी वो नीलाम हो जाती थी। और इसी कानून को इसी वजह से सूर्यास्त कानून कहा गया था, क्योंकि सूर्यास्त होने तक जो तिथि पहले निर्धारित कर दी जाती थी लगान की, अगर उस तिथि तक लगान नहीं दिया जाता था तो उसकी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। इसी वजह से इस कानून को सूर्यास्त कानून कहा गया। और देखो यह कानून स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से ही संबंधित है, याद रखना। तो इस वजह से समझ सकते हो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था 1794 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस घटना ने भारत के व्यापार में ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित किया था? कर्नाटक के युद्ध, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, चार्टर अधिनियम 1813 का पारित किया जाना, बताइए। देखो ये चारों ही ऑप्शन बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं। देखो बात करें कर्नाटक युद्ध के बारे में
तो कर्नाटक का जो पहला युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? देखो कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ था 1740 से 1748 तक चला था। ठीक है, 1740 से 1748 तक चला था। और इसी कर्नाटक के युद्ध की घटना ने भारत के जो व्यापार में देखोगे तो ब्रिटिश जो वर्चस्व था उसको स्थापित कर दिया था। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो समझ सकते हो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखो प्लासी की लड़ाई, ये 1757 में लड़ी गई थी। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था। ठीक है, तो इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। तीसरा है इसमें बक्सर की लड़ाई, 1764 में लड़ी गई थी। हेक्टर मुनरो ने इसमें नेतृत्व किया था। और तीन जैसे बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को इसने मुनरो ने हरा दिया था इसमें। और देखो चौथा है इसमें 1813 का चार्टर अधिनियम 1813 का। इसी के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया था। लेकिन दो अधिकार, एक तो था चाय का व्यापार और एक चीन के साथ व्यापार, ये अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास इन दोनों का एकाधिकार था। लेकिन आगे फिर 1833 का चार्टर अधिनियम आया, उसी के माध्यम से इन दोनों अधिकारों को, यानी कह सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक के युद्ध। यानी कर्नाटक के युद्ध ने इसमें जो व्यापार था उसमें, भारत में व्यापार था, ब्रिटिश वर्चस्व उसको स्थापित कर दिया था। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। भारत की आर्द्रभूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। भारत की आर्द्रभूमियों के संदर्भ में देखना है। पहला इसमें आर्द्रभूमियों के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। क्या पहला सही है? इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें ये पूछा है, विचार करना है, इसमें ये देखना है कौन सा सही है। दूसरा इसमें भारत में तटीय आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्रभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। क्या ये दूसरा सही है? इसमें देखो ये जो क्वेश्चन है ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखो ये दोनों ही कथन बिल्कुल गलत दिए हुए हैं। क्यों गलत दिए हुए हैं? क्योंकि आर्द्रभूमि के अंतर्गत देखोगे तो देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में नहीं, ये पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है। क्योंकि सुंदरबन का डेल्टा स्पेशली उसी क्षेत्र में है। तो देख सकते हो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। देखो भारत में तटीय आर्द्रभूमियों का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है आंतरिक आर्द्रभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से कम है, ना कि अधिक है। तो इस वजह से ये दूसरा भी गलत है, समझ सकते हो। देखो दलदली पंक भूमि या फिर पीठ भूमि या जल या कृत्रिम या प्राकृतिक या फिर इसके अलावा स्थायी या अस्थायी, स्थिर जल या गतिमान जल या खारे जल वाले जो क्षेत्र होते हैं तो समझ सकते हो उनको हम सभी को कह सकते हैं आर्द्रभूमि। ठीक है, ये तो सिंपल है इसकी परिभाषा समझने के लिए। ठीक है, देखो इसके अंतर्गत बात करें तो सागरीय क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें जल की गहराई जो है 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर सागरीय जल को शामिल करोगे इसमें, तो महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको कि आर्द्रभूमियों के अंतर्गत अगर सागरीय क्षेत्रों को भी इसमें शामिल करोगे तो उसमें जो जल की गहराई है वो 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और तटीय आर्द्रभूमियों का जो अनुमानित क्षेत्रफल है तकरीबन वो ऐसा है, तकरीबन 6,750 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो ये कम है जो अंतःस्थलीय जो है, ठीक है, आंतरिक जो आर्द्रभूमि है उससे कम है। तो देख लो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। अब इसमें मिलान करना है आपको ऑप्शन ए का, नहीं सूची फर्स्ट का, सूची सेकंड से। देखो एक साइड में हॉटस्पॉट लिखे हुए हैं और एक साइड में जीव जंतु लिखे हुए हैं। देखो पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट में क्या पाए जाते हैं? देखो पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट में उड़ने वाली गिलहरी, इसके अलावा शेर भी देखोगे आप, नीलगिरी लंगूर भी पाए जाते हैं, समझ सकते हो। तो देख लो इसमें उड़ने वाली गिलहरी दी हुई है तो इसका मिलान तो सही दिया हुआ है। ठीक है, पूर्वी हिमालय जो हॉटस्पॉट है, पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट में इसमें देख लो चीयर फिजेंट दिया हुआ है, तो ये भी मिलान सही है इसमें। देखो एक वाइट वेलीड भी पाई जाती है, ये पूर्वी हिमालय में भी पाई जाती है, वाइट वेलीड। ठीक है, तो समझ सकते हो ये भी मिलान सही दिया हुआ है। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट,
देखो ये तो सभी मिलान सही दिए हुए हैं, क्योंकि इंडो बर्मा हॉटस्पॉट में वाइट नाइट हेरोन ये पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तीसरा भी सही है। इसमें देखो लंगूर गिब्सन भी पाए जाते हैं इसमें, जो इंडो बर्मा है, लंगूर गिब्सन। ठीक है, और देखो इसमें डी दिया हुआ है, सुंडालैंड हॉटस्पॉट, इसमें लोबस्टर ये भी सही दिया हुआ है। इसमें डुगोंग भी पाया जाता है सुंडालैंड में, मगरमच्छ, इसके अलावा व्हेल भी पाए जाते हैं। यानी दक्षिण पूर्व और भारत पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी तथा बांग्लादेश क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये सुंडालैंड काफ़ी फेमस है। और समझ सकते हो इसमें लोबस्टर, डुगोंग, मगरमच्छ, व्हेल ये सभी जीव पाए जाते हैं। तो देख लो इसका ये मिलान तो सही दिया हुआ है, 1 2 3 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें देखना है कौन से कथन सही हैं। पहला है, इसमें उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक पाई जाती है। देखो पहली बात बता रहा हूँ आपको, जैव विविधता कहाँ पर अधिक पाई जाएगी, जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा और वर्षा अधिक होगी। यानी टेम्परेचर जहाँ पर अधिक होगा तो वहाँ पर समझ सकते हो वर्षा अधिक ही होती है अधिकतर। ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर टेम्परेचर अधिक हो वहाँ पर वर्षा भी अधिक हो, क्योंकि मरुस्थलों में देखते हो तो मरुस्थलों में टेम्परेचर अधिक पाया जाता है लेकिन वर्षा कम होती है, क्योंकि वहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होता है वर्षा के मुकाबले। तो और भी कई रीजन है वहाँ पर। ठीक है, तो समझ सकते हो, समुद्र से दूरी के हिसाब से भी देख सकते हो उसको। लेकिन याद रखना, जो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों को देखोगे तो ध्रुवों के मुकाबले उस क्षेत्रों में अधिक टेम्परेचर पाया जाता है, वर्षा भी अधिक होती है उन क्षेत्रों में, और वहाँ पर जैव विविधता भी अधिक पाई जाएगी। तो देखो उच्चतर अक्षांश, यानी उच्चतर अक्षांश कहाँ है, ध्रुवों की तरफ चलते चलोगे तो उच्चतर अक्षांश मिलेंगे, यानी अधिक। जैसे कि विषुवत रेखा पर देखोगे तो 1 2 3 4 5 इस हिसाब से ध्रुवों की तरफ पहुंच जाते हैं अधिक। तो उच्चतर अक्षांशों से भूमध्य रेखा पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है निम्नतर अक्षांशों में। तो पहला तो इसमें सही है। दूसरा, इसमें पर्वतीय प्रवणताओं यानी ग्रेडिएंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। बताइए क्या ये सही है। देखो ये भी दूसरा भी सेम सा ही है, वैसे करने की कोशिश करो। देखो ऊंचाई के अकॉर्डिंग भी देखोगे आप तो टेम्परेचर में कमी होती जाती है। जैसे कि नीचे देखोगे यानी समतल भूमियों पर देखोगे, मैदानी क्षेत्रों में तो टेम्परेचर अधिक है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों पर या पर्वतों पर ऊपर चले जाओगे तो वहाँ पर आपको बर्फ़ भी मिल जाएगी, तो उस हिसाब से भी देख सकते हो। क्योंकि पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तो निम्नतर यानी नीचे जो क्षेत्र होंगे पर्वतीय क्षेत्रों के मुकाबले, उन क्षेत्रों में भी जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखना है, इसमें मिलान करना है। एक साइड में देखो वायु प्रदूषक हैं और एक साइड में उनके प्रभाव लिखे हुए हैं। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन काफ़ी फेमस है, काफ़ी वायु प्रदूषक है ये फेमस। और इसका जो प्रभाव है वायुमंडल की जो ओजोन परत है उसका ये सबसे अधिक ह्रास जो करती है, यानी ओजोन परत का विनाश जो करती है सबसे अधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही करती है। जैसे फोम वगैरह जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, इन सभी से निकलती है ये। आपकी जो बॉडी स्प्रे वगैरह वगैरह जो परफ्यूम भी यूज करते हो तो उनमें भी ये पाई जाती है। तो समझ सकते हो इसका मिलान हो जाएगा, ए का हो जाएगा वायुमंडल के ओजोन की परत का ह्रास, तो ए का हो जाएगा 2। ठीक है, दूसरा इसमें सल्फर डाइऑक्साइड। देखो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये अम्ल वर्षा के प्रमुख कारक हैं, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो समझ सकते हो इसका जवाब हो जाएगा अम्लीय वर्षा, इसका 1 हो जाएगा। शीशे के यौगिक, देखो शीशे के यौगिक ये मानव तंत्रिका तंत्र जो है उसको काफ़ी प्रभावित करते हैं, उसके लिए हानिकारक होते हैं। तो इसका मिलान सही दिया हुआ है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक वृद्धि करती है। सर्वाधिक योगदान किसका है, तो CO2 का सबसे अधिक योगदान है ग्रीन हाउस प्रभाव में, तकरीबन 60-65% के करीब योगदान ये ही देती है। तो इसका 4 हो जाएगा। 2 1 3 4 इसका सही जवाब है, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, कथन और कारण है इसमें। देखो ओजोन जीवों के लिए परमावश्यक है, और कारण है इसमें ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है।
देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कथन है ओजोन जीवों के लिए परम आवश्यक है। 100% बिल्कुल सही है। कारण है इसमें ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। देखो रक्षा करती है पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणों से, सभी को पता होगा, और इसीलिए ये परम आवश्यक है। तो समझ सकते हो ये दोनों ही कथन सही है बिल्कुल, और स्पष्ट रूप से व्याख्या भी हो रही है। देखो इसके बारे में बात करें, ओजोन परत के बारे में, जो ओजोन परत है ये पाई जाती है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। देखो ओजोन परत सूर्य से जो आने वाली परावैंगनिक किरणें हैं ये पृथ्वी पर आने से उनको रोकती है और जीवों की रक्षा करती है। पहली बात तो इतना समझ लेना, क्योंकि ये जो किरणें होती हैं मनुष्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। ये मनुष्य की जो प्रतिरोधी क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता, उसको भी प्रभावित करती है। इसके अलावा इसकी वजह से त्वचा का कैंसर भी होता है, और इसकी वजह से मोतियाबिंद जैसे रोग भी हो जाते हैं। देखो ओजोन परत के बारे में बात करें तो इसका जो लगातार क्षय होता है। इसका क्षय होने की स्थिति में स्वास्थ्य के साथ साथ इसमें भोजन के जो स्रोत हैं उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो समझ सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परम आवश्यक है ओजोन परत वायुमंडल में, यानी उसमें समताप मंडल वाली जो है। देखो जो क्षोभ मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, क्षोभ मंडल में ओजोन गैस वो हानिकारक होती है, लेकिन जो समताप मंडल में ओजोन है वो लाभदायक होती है। क्योंकि जो क्षोभ मंडल में पाई जाती है, जो क्षोभ मंडल में ओजोन पाई जाती है वो हानिकारक क्यों है? क्योंकि वो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करती है, तो इसलिए वो हानिकारक है। देखो ओजोन परत के क्षय का जो प्रमुख कारणों में हम देखेंगे तो इसमें वायुमंडल प्रदूषक जिम्मेदार हैं इसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो भी काफ़ी जिम्मेदार है इसके लिए। ठीक है, तो याद रखना ये सभी प्रदूषक इसके क्षरण के लिए काफ़ी जिम्मेदार हैं। तो ये परम आवश्यक है, इसकी रक्षा करनी चाहिए, सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए। समझ सकते हो इसके दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या हो रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। देखो ये रिपीट समझ लो इस क्वेश्चन को, थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया है हमने। बताओ तो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? देखो इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी समझा दूं, अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति में देखते हैं हम तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की गहनता जो है गैस की गहनता से ही पैदा होती है, जो ये ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति होती है सबसे अधिक। देखो ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन का जो अर्थ है, ये पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है, ये इसका महत्वपूर्ण अर्थ हो जाता है। यानी पृथ्वी का गर्म होना या गर्म होते जाना, ये ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन बढ़ने का महत्वपूर्ण अर्थ है। देखो इसके पीछे हम देखेंगे तो ग्रीन हाउस गैसों की भूमिका मुख्य होती है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निभाती है। इस जो जीवित प्राणी जो हैं, जीवित प्राणियों के श्वसन के द्वारा भी उत्सर्जित होती है। यानी जैसे जीव जंतु हैं, मनुष्य है, ये सभी जो श्वसन के द्वारा गैसें निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें उत्सर्जित होती है। देखो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की जो बढ़ती मात्रा है उसमें देखते हैं हम जीवाश्म ईंधन का जो दहन होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा में किसका? जीवाश्म ईंधन के दहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये पहली बात तो ये याद रख लेना। देखो ग्रीन हाउस गैसों में हम कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन को भी शामिल करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी फेमस है। तो समझ सकते हो ये सभी गैसें काफ़ी हानिकारक हैं, ग्लोबल वार्मिंग में ये वृद्धि करती हैं। ठीक है, तो समझ सकते हो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। वह किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। मंत्रिपरिषद को भंग कर नए मंत्रिपरिषद का गठन कर सकते हैं। बताइए कौन सा सही है इसमें? देखो ये दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं प्रधानमंत्री के बारे में। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल सही है। वह किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं और मंत्रिपरिषद को भंग कर नए मंत्रिपरिषद का गठन कर सकते हैं। तो समझ सकते हो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। देखो आर्टिकल 74 पढ़ा होगा आपने, उसमें दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, और प्रधानमंत्री के द्वारा ही मंत्रियों के बीच जो कार्यों का बंटवारा है वो भी किया जाता है। देखो मंत्रिपरिषद के कार्यों
निर्णयों नीति निर्धारण जो देखते हैं हम, उसमें प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आवश्यकता अनुसार देखते हैं तो प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं, और यदि कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा ना दे तो वह मंत्रिपरिषद को भंग कर नए मंत्रिपरिषद का गठन भी कर सकते हैं। तो ये सभी अधिकार प्रधानमंत्री को दिए हुए हैं, और समझ सकते हो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19। कथन है इसमें भारतीय संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। क्या संविधान में कहीं पढ़ा है आपने कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो निश्चित है? देखो ये पहला कथन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है इसके बारे में बात करते हैं। देखो पहला कथन इसलिए गलत है कि संविधान में कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित है। क्योंकि देखोगे आप, जैसे संविधान में लिखा हुआ है कि 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। इसके अलावा वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र के द्वारा कभी भी त्यागपत्र के माध्यम से त्याग सकता है अपने पद को। इसके अलावा संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है, संसद की सिफारिश पर। देखो इस वजह से गलत है। दूसरा, इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो देखो ये दूसरा सही है। इसमें एक चीज़ और समझो कि भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था है, याद रखना। देखो न्यायालय की भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था है। न्यायालय की यह व्यवस्था जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ से ली गई है, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। देखो अमेरिका में दोहरी न्यायिक व्यवस्था है, जैसे केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग है, केंद्र और राज्यों के लिए, लेकिन भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है। ठीक है, तो ये इसमें दूसरा सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? बताइए। संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। बताइए कौन था? देखो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इसका। एक सेकंड, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखो संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो संविधान सभा की संविधान समिति थी। देखो इस समिति में कुल 15 सदस्य थे, लिख देता हूँ, याद रखना। इसमें कितने सदस्य थे? 15। और इस समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करने के पश्चात ही संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था। देखो ये भी मैचिंग में आ जाए कि टाइम पीरियड के हिसाब से। तो सबसे पहले इसमें बनी थी संविधान समिति, इसमें 15 सदस्य थे। इसी समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करने के पश्चात संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को बनाई थी प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इनके अलावा 6 सदस्य और थे। टोटली प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21,